हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेयर वायुमंडल वाले टॉपिक को। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए हमको ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। देखिए, इस टॉपिक में हम दो सेक्शन जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे एंड एटमॉस्फेयर लेयर को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें उससे पहले हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वायुमंडल होता क्या है। तो बेसिकली वायुमंडल जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, ये एक गैसों का आवरण होता है, ब्लैंकेट होता है, जो कि अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण टिका हुआ होता है। ओके, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये तीन मुख्य कंपोनेंट का एक मिक्सचर होता है। और ये तीन कंपोनेंट कौन से हैं? गैसेस होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड वाटर वेपर होती है। गैस, धूल कण एवं जलवाष्प। तो एक एक करके पहले हम इनको डिस्कस करते हैं सारे कंपोनेंट को, जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बना हुआ होता है। तो सबसे पहले गैसेस की बात करें तो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्स्ट में गैसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर कई गैसेस का मिक्सचर है। हमारे जीवन के लिए इन गैसेस का सही संतुलन मतलब बैलेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में मुख्य तौर पर कई प्रकार की अलग अलग गैसेस पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। यह गैस आँख को कंट्रोल करती है और रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। जो हम श्वसन क्रिया करते हैं ना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। साथ ही साथ ये एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी भी बनाए रखती है और बहुत ही रिएक्टिव नहीं होती हैं। अब स्टेबिलिटी बनाए रखती हैं और रिएक्टिव नहीं होती हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है, ये अन्य जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ में केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं करती हैं। बिना किसी परेशानी के हमको सांस लेने लायक वातावरण जो है वो बनाए रखती हैं। इसीलिए नाइट्रोजन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये 20.9% के लगभग होती है एटमॉस्फेयर में, और इसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, क्योंकि हम श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और ये गैस जो है रेस्पिरेशन में हमको मदद करती हैं। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन जो होती है ये कंबंशन मतलब दहन के लिए भी ज़रूरी होती है। ऑक्सीजन जो है हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस में से एक है। नेक्स्ट आती है हमारी ऑर्गन। ये गैस जो है एटमॉस्फेयर में लगभग 0.94% के आसपास होती है। इसे इनर्ट गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस, क्योंकि यह किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, भाग नहीं लेती हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ये गैस लगभग 0.03 से लेकर 0.04% होती हैं। ये फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है उसके लिए आवश्यक होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ये धरती पर जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका कारण बनती है, क्योंकि यह सबसे भारी गैस होती है। देखिए, जो ग्रीन हाउस गैसें होती है ये धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये गंभीर समस्याओं का कारण भी बन सकती हैं, खासकर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के रूप में। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है धरती के औसत तापमान को बनाए रखने में मदद करती हैं। बिना ग्रीन हाउस प्रभाव के धरती का औसत तापमान बहुत ठंडा हो जाता, लगभग -18 डिग्री सेल्सियस, जिससे जीवन जीना जो है वो मुश्किल होता। ये गैसें धरती को इतना गर्म रखती हैं कि यहाँ पर जीवन संभव हो सके। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, मतलब वातावरण में उपस्थित होकर ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो हीट होती है उसको धरती के चारों ओर रोक कर रखती हैं और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं, जिससे धरती का जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। इस पूरी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। ओके, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में शामिल अगर गैसेस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने डिस्कस किया ही सही। इसके अलावा मीथेन भी होती है, वाटर वेपर भी होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें होती है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं अब सेकेंड कंपोनेंट की हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो है वाटर वेपर, मतलब जलवाष्प। तो जलवाष्प क्या होता है? जलवाष्प का मतलब होता है कि पानी का गैस के रूप में बदल जाना। जब पानी गर्म होता है तो वह हवा में उड़कर जलवाष्प मतलब वाटर वेपर बन जाता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि यह इनविजिबल होता है। वाटर वेपर कैसे बनता है? तो जब सूरज की गर्मी पानी को गर्म करती है तब पानी धीरे धीरे वेपर बन जाता है, मतलब वाष्प बन जाता है और हवा में मिल जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए
कि जब आप एक बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो उससे स्टीम निकलती है जो कि वाटर वेपर का ही एक रूप होती है। ओके, वाटर वेपर से मौसम पर क्या असर पड़ता है अगर हम बात करें तो वाटर वेपर से बादल, बारिश और बर्फ बनते हैं। जब वाटर वेपर जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडा होती है तो ये क्या होती है, कंडेंस होकर बादल बनाती है। इससे बारिश, बर्फ और मौसम का बदलाव होता है। इसीलिए वाटर वेपर का मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वाटर वेपर एक जल चक्र का भी हिस्सा होती है, मतलब वाटर साइकिल का भी हिस्सा होती है। जब वाटर वेपर बादल बनकर ठंडे इलाकों में जाता है तो ठंड की वजह से यह फिर से पानी की बूंदों में बदल जाता है। इसके बाद बारिश या फिर बर्फ के रूप में यह जल वापस धरती पर गिरता है। इसे ही क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो बारिश के बाद जब पानी जो होता है वो नदियों, तालाबों और समुद्र में जाता है, तब सूरज की गर्मी उसे फिर से क्या करती है, वाष्प मतलब वेपर में बदलकर हवा में भेज देती है। और यह चक्र जो होता है वो यूं ही चलता रहता है। वाटर वेपर के दो मुख्य तरीके होते हैं, एक होता है वेपराइजेशन और दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन। तो वेपराइजेशन, वाष्पीकरण क्या होता है, वो प्रोसेस होती है जब खुला पानी जो होता है जैसे समुद्र का, नदियों का, वो गर्म होकर वेपर बनकर, वाष्प बनकर उड़ जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें, वाष्पोत्सर्जन की, तो ये क्या प्रोसेस होती है, पौधों की पत्तियों से वाटर वेपर छोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पत्तियां जल वाष्प वाटर वेपर को वातावरण में छोड़ती हैं, जिससे वायुमंडल में नमी बढ़ती है। जब तापमान जो होता है, टेम्परेचर, वो घटता है तो वाटर वेपर ठंडा होकर फिर से पानी की बूंदों में बदल जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं। यही प्रक्रिया रेनफॉल मतलब बारिश की शुरुआत करती है। तो समझ में आया आपको वाटर वेपर जो होता है ये कितना ज़रूरी होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, वायुमंडल के लिए। अब देखिए, जो वाटर वेपर होती है, जलवाष्प की मात्रा होती है, वो जो इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है, वहाँ पर ये ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम पोल की बात करें तो वहाँ पर वाटर वेपर जो होती है वो कम होती है। अब देखिए, वाटर वेपर जो होती है ना, ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, जब सूर्य की किरणें, सोलर रेडिएशन जो होती है वो पृथ्वी पर गिरती हैं तो कुछ किरणें पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दी जाती हैं। लेकिन जो ये वाटर वेपर होती है, जलवाष्प होती है, उन रेडिएशन को रोक लेती हैं और पृथ्वी के तापमान मतलब टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इससे तापमान बढ़ने लगता है और जलवाष्प इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा होने के कारण एक ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। वाटर वेपर जो होती है ये क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती हैं। समझ में आया आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगला देखिए कंपोनेंट डिस्कस करते हैं हम एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि है डस्ट पार्टिकल, धूल कण। तो डस्ट पार्टिकल वायुमंडल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। डस्ट पार्टिकल सूर्य की किरणें को बिखेरता है, जिससे हमें चारों ओर वस्तुएं जो होती है वो साफ दिखाई देती हैं। जब सूर्य की किरणें, सनलाइट जो होती है वो डस्ट पार्टिकल पर पड़ती है तो ये लाइट रेस को चारों तरफ फैला देती हैं, जिससे हमारे वातावरण में उजाला और साफ दृश्यता हमको देखने को मिलती है। डस्ट पार्टिकल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है हाइग्रोस्कोपिक सेंटर के रूप में काम करना। इसका मतलब यह है कि डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में वाटर वेपर होती है तो ये डस्ट पार्टिकल क्या करती है, जो वाटर वेपर होती है उसको क्या करती है, कंडेंस करने में हेल्प करती हैं, संघनित करने में मदद करती हैं। कंडेंसेशन का मतलब अभी हमने डिस्कस किया, जल वाष्प जो होती है ये ठंडे धूल कण जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल, उन पर चिपकती हैं और पानी की बूंदों में बदल जाती हैं, जिससे बादल बनते हैं। रेगिस्तान इलाकों में जब धूल के कण जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल, हवा में बहुत अधिक होते हैं तो ये बारिश के समय वाटर वेपर को अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और बारिश की प्रक्रिया में जो प्रोसेस होती है उसमें सहायक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डस्ट पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन और लाइट को फैलाने में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। तो ये भी एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डस्ट पार्टिकल। तो तीन मेजर हमने कंपोनेंट डिस्कस करे, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। तो एटमॉस्फेयर जो होता है ये तीन मुख्य कंपोनेंट का मिश्रण होता है। आगे फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वायुमंडल की परतों की, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, टेम्परेचर और अदर कंपोनेंट के हिसाब से हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स में बटा हुआ है। 5 लेयर कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, जिसे शोभ मंडल कहा जाता है। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। तीसरा आता है मेसोस्फेयर, जिसे मध्य मंडल कहते हैं। चौथा आता है आइनोस्फेयर, जिसे बोला जाता है आयन मंडल। और पांचवा आता है एक्सोस्फेयर,
जिसे बोला जाता है बहिर्मंडल। तो इन पांचों को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो ये लेयर होती है इसमें से कुछ अपर लेयर है, कुछ लोअर लेयर है। तो वायुमंडल की जब अपर लेयर की स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है, एरोलॉजी कहा जाता है। वहीं लोअर लेयर की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है मेटेओरोलॉजी। तो ये दोनों टर्म को क्लियर रखिएगा, किसको एरोलॉजी कहा जाता है और किसको मेटेओरोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। अब एक एक करके लेयरों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला हमारे पास में आता है ट्रोपोस्फेयर। इसको बोला जाता है शोभ मंडल। देखिए, यह वायुमंडल की जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी सबसे निचली परत होती है। सबसे निचली लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर की होती है। ये पृथ्वी की जो सतह होती है वहां से लेकर 18 किलोमीटर तक फैली हुई होती हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक इवेंट्स जैसे कि बारिश होना, तूफान आना, हवाएं चलना, ये सब हमको देखने को मिलता है। इसी लेयर में मौसम में बदलाव जो होता है, वेदर चेंजेस, वो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गर्मी, सर्दी, वर्षा, रेनफॉल, ये सभी चीज़ें हमको इसमें देखने को मिलती हैं। जब बारिश होती है या फिर तूफान आता है तो ये सारे इवेंट जो होते हैं, घटनाएं जो होती है, ये इसी परत में हमको देखने को मिलती हैं। अब देखिए, मैं आपको याद करने की एक शानदार सी ट्रिक बताता हूँ। आप यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में स्टार्टिंग का एक वर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रॉप। ट्रॉप वर्ड जो है ये कैसा साउंड दे रहा है, ड्रॉप जैसा दे रहा है। और ड्रॉप जो होता है, जब पानी गिरता है तो ड्रॉप बोलते हैं उसको, है ना। तो मतलब रेन की तरफ इशारा कर रहा है। तो रेनफॉल होना, बारिश होना, तूफान आना, ये सारी घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में हमको देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, इस लेयर में जैसे जैसे हम हाइट में जाएंगे वैसे वैसे हैवी गैसेस जो होती है वो कम होगी। मतलब ऊंचाई बढ़ने पर भारी गैस में कमी आएगी। इसी के साथ साथ तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फेयर में अगर कोई व्यक्ति 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। और इसी वैल्यू को क्या बोला जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, सामान्य ह्रास दर। ट्रोपोस्फेयर की सबसे अपर लेयर को क्या बोला जाता है, ट्रोपोपॉज कहा जाता है, शोभ सीमा कहा जाता है। इसकी हाइट पोल पर 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर पर कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। एटमॉस्फेयर की अगली लेयर की तरफ चलते हैं जो कि है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसे बोला जाता है हिंदी में समताप मंडल। देखिए, जो शोभ मंडल अभी हमने डिस्कस करा, ट्रोपोस्फेयर डिस्कस करा, उसके ऊपर ये स्थित होती हैं जो कि 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक फैली होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। इस परत में ओजोन लेयर जो होती है वो स्थित होती हैं, जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज को। ठीक है। इस परत में जो टेम्परेचर होता है वो सामान्य रूप से स्थिर होता है और यहाँ पर वेदर इवेंट्स हमको नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेनफॉल होना, तूफान आना, ये सब हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। इस लेयर में अक्सर आपने देखा होगा हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो आमतौर पर इस परत मतलब इस लेयर के अंदर ही उड़ान भरते हैं। इस परत की 20 से लेकर 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। ओजोन परत की बात करें तो अभी हमने डिस्कस भी किया कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण परत है ये। अगर ये परत नहीं होती तो ये किरणें जो है सीधे धरती पर आती, जिससे कि त्वचा मतलब स्किन कैंसर होने जैसी भयंकर बीमारी जो है वो हो सकती थी। इसी के साथ साथ ओजोन लेयर जो है ये कई किरणों को अवशोषण भी करती है, जिससे कि हमारे पृथ्वी पर टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता है, नहीं तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता। ओजोन परत के होने की वजह से ही यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं हो पाता है, मौसमी घटनाएं जो है वो नहीं होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर एरोप्लेन जो है वो उड़ाए जाते हैं। तो समझ में आया आपको, ये हमने डिस्कस किया स्ट्रेटोस्फेयर। अब बात करते हैं हम मेसोस्फेयर की, मतलब मध्यमंडल की। तो ये परत जो होती है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होती हैं। इस परत पर डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं हमको। इसी वजह से यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। इस परत में जो उल्का होती है मतलब मीटियर्स जो होते हैं, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे जलकर इसी परत में समाप्त हो जाते हैं। जब आप आसमान में कोई टूटता हुआ तारा देखते हैं मतलब शूटिंग स्टार देखते हैं तो वो इसी परत में जल रहा होता है। ओके, तो ये है मेसोस्फेयर। इसके बाद चौथी लेयर आती है हमारी, वो आती है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। ये परत जो होती है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती हैं। इस परत में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है वो पाए जाते हैं। ये कण जो होते हैं गैसेस की वजह से यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की बात करी तो ऐसे पार्टिकल जिनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है।
अब ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे कि प्रोटॉन। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इस परत पर रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करती हैं और इसी वजह से इस लेयर पर रेडियो स्टेशन जो है वो स्थापित किए जाते हैं। इस परत में सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान जो होते हैं, स्पेसक्राफ्ट, वो घूमते रहते हैं। जब हम FM रेडियो सुनते हैं तो वह रेडियो सिग्नल जो है वो इसी परत से होकर आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है इस पॉइंट को लेकर, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा। आइनोस्फेयर, ठीक है, 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये लेयर जो है, परत जो है वो स्थित होती है। इसके बाद लास्ट लेयर आती है हमारी एक्सोस्फेयर, मतलब बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपरी परत होती है और लगभग 700 किलोमीटर से लेकर स्पेस में, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती हैं। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें जो है वो पाई जाती हैं। यहाँ पर मौसमी घटनाएं जो है ऑब्वियस सी बातें नहीं होती हैं क्योंकि इस परत में हवा की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। साथ ही में इस परत में आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो लगाए जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह। तो ये पांचों लेयर हमने अच्छे से डिस्कस करी। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और हमको गलत नहीं करना है। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, एटमॉस्फेयर वाला, जिसमें हमने एटमॉस्फेयर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया एंड एटमॉस्फेयर लेयर को भी डिस्कस किया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर वायुमंडल की इनमें से किस परत में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है, मतलब रीजन ऑफ मिक्सिंग? तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रोपोस्फेयर। कैसे? मिश्रण का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वायुमंडल की वह परतें, वह लेयर है जहां पर गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल का मिश्रण, मतलब मिक्सचर हमको देखने को मिलता है। इसीलिए ट्रोपोस्फेयर को मिश्रण का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है, शोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो अर्थ की सरफेस से लेकर 18 किलोमीटर तक फैली होती है ये लेयर, शोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर। तो यहाँ पर एवरेज ऊंचाई पूछी है तो यहाँ पर देखेंगे हम 13 किलोमीटर। 30 किलोमीटर तो हो नहीं सकती, 6 किलोमीटर भी एवरेज नहीं हो सकती, 50 किलोमीटर भी नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 13 किलोमीटर जो होगी वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला कथन है, यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होती है, मतलब मेसोस्फेयर के ठीक ऊपर होती है। तो ये तो गलत है। यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है, जो समताप मंडल होता है, ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, ना कि मेसोस्फेयर के ऊपर होती है। तो पहला पॉइंट तो गलत है ही सही। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। इसमें ओजोन लेयर की एक परत होती है, बिल्कुल सही है। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, यहाँ पर क्लाउड नहीं होते हैं, क्लाउड फ्री होती है, बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर गलत है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है ये मेसोस्फेयर के जस्ट अबव नहीं होती हैं, बल्कि ये मेसोस्फेयर के नीचे होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? तो उल्कापिंड जो होते हैं, जितने भी मीटियोरॉइड्स होते हैं, ये सभी बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं मध्यमंडल में, मेसोस्फेयर में। तो यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद हैं? तो ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 20-21% हमको ऑक्सीजन देखने को मिलती है, तो यहाँ पर 21%। वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो एटमॉस्फेयर के अंदर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कौन सी लेयर करती है? आयनोस्फेयर, आयन मंडल, डी आंसर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से लगाए, और भी क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं जो कि आपको टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने दे रखे हैं। टेस्ट के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए हैं, हटके क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं अभी। तो बस मेहनत करते रहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसको ध्यान से पढ़िए, बार बार उसके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए। कभी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना, आपका गलत नहीं होगा, आप 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।